अमीर लड़की बचपन के गरीब दोस्त का कर्ज चुकाने पहुंची, और वहां जो हुआ उसने सिर्फ उसकी आंखें नहीं, पूरी इंसानियत को रुला दिया। क्योंकि कुछ एहसान सिर्फ चुकाए नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस रिश्ते की मिसाल है जो बिना किसी शर्त के निभाया गया, और उन लोगों के लिए एक आईना भी है जो सोचते हैं कि मदद सिर्फ पैसों से पूरी हो जाती है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। यह सच्ची कहानी हरियाणा प्रदेश के सोनीपत की है, जहां सड़क के दोनों तरफ सुनसान खेत फैले थे और उन खेतों के बीच से गुजरती एक सीधी पक्की सड़क पर एक चमचमाती एसयूवी तेजी से दौड़ रही थी। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी अर्चना, उम्र महज 23 साल, लेकिन आंखों में वक्त से बहुत ज्यादा देख लेने की गहराई थी। उसका सूट महंगा था, बाल करीने से बंधे हुए थे और चेहरे पर वो आत्मविश्वास था जो सिर्फ एक कामयाब महिला में दिखता है। लेकिन उस चेहरे पर एक हल्की बेचैनी भी थी, एक ऐसा खालीपन जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने किसी को खोया हो। बिना कहे अभी कुछ देर पहले ही गोपालपुर में एक बड़ी बिजनेस डील पूरी हुई थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, क्लाइंट्स खुश, दस्तखत हो गए, लेकिन दिल जैसे कहीं और अटका हुआ था। अर्चना की निगाहें यूं ही बाहर देख रही थी जब अचानक उसकी नजर पड़ी। सड़क से सटे खेतों में कुछ बकरियां चर रही थी और एक लड़का तकरीबन 12 से 13 साल का उन्हीं के पीछे दौड़ रहा था। फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में वही मासूम चमक। अर्चना की आंखें उसी पल भीग गई। काका, गाड़ी रोको, उसने अचानक धीमे लेकिन कपपाती आवाज में कहा। ड्राइवर सुरेश ने चौंक कर गाड़ी रोकी। क्या हुआ बेटी? कुछ पल तक अर्चना कुछ नहीं बोली, बस खिड़की से बाहर नजरें टिकाए रही और फिर बोली, काका, हमें रतनपुर गांव जाना है, यहीं से बस आधा घंटा दूर होगा। आज वहां जाना बहुत जरूरी है। ड्राइवर हैरान रह गया। रतनपुर? लेकिन आज तक तो आपने कभी उस जगह का नाम तक नहीं लिया। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? अर्चना उसकी तरफ नहीं देख रही थी। वो तो अब किसी और दुनिया में थी, अपने अंदर के टूटे हुए किसी कोने को फिर से जोड़ती हुई। काका, वहां कोई रहता था जिसने एक बार मेरे लिए कुछ ऐसा किया था जो शायद इस दुनिया में कोई भी अपने लिए भी ना कर पाता। आज मैं उसके लिए जा रही हूं, उसे एक अधूरा वादा लौटाने और शायद अपने बचपन की सबसे पाक दोस्ती को आखिरी बार छूने। गाड़ी ने मोड़ ले लिया था। अब सड़क उसी गांव की ओर जा रही थी जहां अर्चना का बचपन बीता था, जहां कभी वो दिन थे जब जिंदगी में न डर था, न बोझ, बस खेल, हंसी और दोस्ती थी। गाड़ी गांव की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन अर्चना का मन अब बहुत पीछे जा चुका था। वो 13 साल की थी और पहली बार गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर आई थी, रतनपुर गांव में। अर्चना ने धीरे से कहा, काका, यही वो गांव है, यही वो जगह है जहां मैं पहली बार खुलकर हंसी थी, जहां मैं बेफिक्र होकर खेलती थी, जहां की मिट्टी आज भी मुझे अपने पास बुलाती है। फिर अर्चना कहती है, मैं अपने मामा के बेटे विशाल के साथ हर रोज खेतों की तरफ जाया करती थी। वहीं उसी कच्चे रास्ते के पास एक लड़का दिखता था, पुराने फटे कपड़ों में, पैरों में चप्पल नहीं और हाथ में कुछ बकरी और लकड़ी की छड़ी। उसका नाम था कुलदीप। वो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब भी हंसता तो जैसे पूरा आसमान मुस्कुरा देता था। एक दिन मेरे मामा के बेटे विशाल कहा, चल तुझे मिलवाऊं कुलदीप से। बड़ा चुप रहता है, लेकिन दिल से बहुत साफ है। हम दोनों उसके पास गए तो वो बकरियों के पीछे दौड़ रहा था। मुझे देखकर वो थोड़ा सक्काया, लेकिन फिर झेंपते हुए मुस्कुराया और कहा, नमस्ते। फिर मिट्टी में से एक छोटा सा खिलौना निकाला जो उसने खुद बनाया था, एक बकरी, और मेरे हाथ पर रख दिया। ये तू रख ले, ये मैंने बड़े प्यार से बनाया था। उसने कहा। काका चुपचाप अर्चना की बातें सुन रहा था और अर्चना यादों में और भी गहराई से उतर चुकी थी। उस दिन के बाद से हम तीनों रोज मिलते, खेलते,
हंसते, दौड़ते और खेतों के बीच हमारी एक मासूम दोस्ती पनपने लगी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उस दोस्ती को उम्र भर के लिए मेरी रूह से बांध दिया। अर्चना की आंखें भर आई थी, लेकिन वो बोलती रही। हम खेत में खेल रहे थे और उसी वक्त मेरे कान की एक बाली कहीं गिर गई। वो बाली जो पापा ने मुझे मेरे 12वें जन्मदिन पर दी थी। सोने की थी और मां ने कहा था संभाल कर रखना। बाली गायब हो गई और मेरी सांसें जैसे रुक गई। मैं वही घास में बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मामा का बेटा विशाल भी घबरा गया, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान था कुलदीप। उसने मेरे आंसू पोंछे और कहा, चुप हो जा, मैं तेरे लिए दूसरी बाली ले आऊंगा। बिल्कुल वैसी ही। मैं हड़बड़ाकर बोली, लेकिन कैसे? पैसे कहां से लाएगा तू? उसने बस मुस्कुरा कर कहा, तू मेरी बकरियों का ध्यान रख, मैं आता हूं। और वो दौड़ पड़ा। काका, वो सीधा घर गया और अपने पापा की गुल्लक से 2000 रुपए निकाल लाया, जो उन्होंने बीमारी के इलाज के लिए बचा रखे थे। कुछ ही देर में वो दौड़ते हुए लौटा और मेरे हाथ में पैसे थमाते हुए बोला, ये ले, तू और विशाल जाकर नई बाली बनवा लो। मां डांटेगी नहीं तुझे। अर्चना की आवाज रुक गई। आंसू उसकी पलकों के किनारे से लुढ़कने लगे। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, तू बहुत अच्छा है कुलदीप, तू मेरा सच्चा दोस्त है। मैं अपने मामा के बेटे के साथ बाजार चली गई और ज्वेलर से वैसी ही बाली बनवा लाई। मैं बेफिक्र हो गई। लेकिन काका, कुलदीप, अर्चना की आवाज कांपने लगी। जब वो घर गया, उसके पापा को जैसे ही पता चला कि गुल्लक के पैसे गायब है, तो उन्होंने बिना कुछ पूछे उसे बेरमी से पीटना शुरू कर दिया। मैं दूर खड़ी देख रही थी। वो चिल्लाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं, बस मार खाता रहा और एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। उसने ये तक नहीं कहा कि पैसे उसने मेरे लिए लिए थे। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे काका। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि जब भी बड़ी हो जाऊंगी, जब भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, तो सबसे पहले उसका वो कर्ज लौटाऊंगी। गाड़ी अब गांव के पास आ चुकी थी। सड़क अब जानी पहचानी लगने लगी थी। काका, अर्चना ने धीमे से कहा, मैं कुलदीप से आज फिर से मिलूंगी और उसके उस 2000 के एहसान को ब्याज सहित लौटाऊंगी, क्योंकि उसने जो मेरे लिए किया था उसे मैं कभी चुका नहीं सकी। गाड़ी जैसे ही गांव के पहले मोड़ पर मुड़ी, अर्चना की धड़कनें अनजाने डर से कांपने लगी। सड़क अब कच्ची नहीं, पहचान वाली लग रही थी। हर मोड़, हर पेड़, हर गली जैसे बीते हुए बचपन की परछाइयों से भर गए थे। काका, सीधे चलो, फिर बाई तरफ जो पुराना पीपल का पेड़ दिखेगा, वहां से मुड़ जाना। वही कुलदीप का घर था। ड्राइवर सुरेश बिना कुछ बोले उसकी आंखों की तरफ देखता रहा। वो आंखें अब सिर्फ सामने नहीं देख रही थी, वो अंदर किसी पुराने वक्त में झांक रही थी। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक छोटे से जर्जर से मकान के सामने आकर रुक गई। गांव के लोग चौंक कर बाहर निकलने लगे। इतनी बड़ी गाड़ी किसके घर आई है? कोई अफसर है क्या, या कोई नेता? अर्चना ने दरवाजा खोला और गाड़ी से नीचे उतरी। उसने गहरे नीले रंग का सूट पहन रखा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन नजरें बहुत शांत थी। वो सीधे घर की ओर बढ़ी और पड़ोस में खड़े एक बुजुर्ग से पूछा, ये कुलदीप का ही घर है ना? बुजुर्ग कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, हाँ बिटिया, ये कुलदीप का ही घर है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक क्षण को अर्चना वही थम गई। क्या? उसकी आवाज कांप गई। हाँ बेटी, उस बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, करीब 2 साल पहले फैक्ट्री में मशीन के नीचे दब गया था। वही मौत हो गई थी उसकी। अर्चना की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। जिस दोस्त की एक झलक पाने की तमन्ना लेकर वो इतनी दूर आई थी, वो अब सिर्फ एक याद बन चुका था। उसके कदम लड़खड़ा गए। सुरेश काका दौड़कर उसके पास आया। बेटी, संभालो खुद को। कुछ ही पल में एक मासूम सी आवाज सुनाई दी, मम्मी नहीं है, पापा तो ऊपर चले गए हैं। आप कौन हो दीदी? अर्चना ने देखा 2 छोटे बच्चे दरवाजे पर खड़े थे। एक लड़का
लगभग 5 साल का। एक लड़की, शायद 3 की होगी। उनके गाल धूप में तपे हुए थे, लेकिन आंखों में मासूम सवाल थे। तुम्हारे पापा का नाम कुलदीप था? अर्चना ने कांपती आवाज में पूछा। बच्चों ने सिर हिलाया और फिर लड़की ने कहा, हां, लेकिन अब वो नहीं आते। मम्मी कहती है वो तारे बन गए हैं। अर्चना की आंखों से आंसू टपक पड़े। भीड़ अब जमा होने लगी थी। एक औरत खेतों से आते आते थकी हुई, भागती हुई आ रही थी। क्या हुआ? क्यों लोग मेरे घर के सामने इकट्ठा हैं? फिर उसकी नजर अर्चना पर पड़ी। आप कौन है बहन जी? और मेरे बच्चों से क्या बात हो रही है? अर्चना ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं कुलदीप की दोस्त हूं, बचपन की। वो औरत चौंक गई। आप? अर्चना ने धीरे धीरे उसकी आंखों में देखकर कहा, हां, मैं वही अर्चना हूं जो रतनपुर गांव में अपने मामा के घर आई थी, जो कुलदीप के साथ खेतों में खेला करती थी। मैं वो हूं जिसके लिए एक दिन कुलदीप ने अपने हिस्से की मार खाई थी, और आज मैं सिर्फ उसका कर्ज चुकाने आई हूं। कुलदीप की पत्नी सन्न रह गई। उसने अर्चना को घर के अंदर आने को कहा। अंदर एक टूटा पलंग, दीवारों पर सीलन, एक कोने में कुलदीप की तस्वीर माला से लिपटी हुई। अर्चना ने तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और रुंधे गले से कहा, मैं आ गई कुलदीप, लेकिन तू नहीं मिला। तेरी दोस्त तेरा कर्ज चुकाने आई थी। तूने जो मेरी खातिर किया वो मैंने आज तक नहीं भुलाया। कुलदीप की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। आप जैसे लोग आज भी होते हैं, वो बोली। इतने साल बाद भी सिर्फ एक एहसान चुकाने यहां आई हैं आप तो अमीर हैं, बड़ी गाड़ी में आई हैं। हमें तो याद भी नहीं रहा कि कुलदीप ने ऐसा कुछ किया था। अर्चना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे पति ने उस दिन जो मेरे लिए किया था वो मैंने अपने दिल में जिंदा रखा है, और अब मैं तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूं। क्योंकि अब कुलदीप नहीं है तो उसकी दोस्त को उसकी जिम्मेदारी निभानी होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बच्चे अब तक चुपचाप अर्चना को देख रहे थे, जैसे उनकी मां की आंखों से निकलते आंसू को समझना चाह रहे हों। और अर्चना उनकी तरफ देखकर बस यही सोच रही थी, अब मेरी दोस्ती की असली परीक्षा शुरू होती है। घर के उस छोटे से कमरे में दीवार पर टंगी कुलदीप की माला जड़ी तस्वीर के सामने बैठी अर्चना की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। हर कोना गवाही दे रहा था कि ये घर अब भी उसके दोस्त की सादगी, उसकी मेहनत और उसकी चुपचाप सहनशीलता से भरा हुआ है। उसने धीरे से बच्चों को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम स्कूल जाते हो? उसने प्यार से पूछा। बच्चों ने नाम में सिर हिला दिया। पहले जाते थे, लड़का बोला, लेकिन पापा के जाने के बाद मम्मी कहती है कि फीस नहीं भर पाएंगे। अब मम्मी हमें थोड़ा बहुत पढ़ाती है। अर्चना का दिल वही बैठ गया। कुलदीप, तू तो चला गया, लेकिन तेरे बच्चों की आंखों से तेरा सपना अब भी देख सकती हूं मैं। उसने कुलदीप की पत्नी रीमा की ओर देखा। रीमा अब तक एक कोने में बैठी थी, आंखें नम थी पर चेहरा शांत। तुम कहां काम करती हो? अर्चना ने उससे पूछा। खेतों में, रीमा बोली, जहां काम मिल जाए। रोज 200 रुपए मिलते हैं, महीने का मुश्किल से 5 से 6 हजार। उसी से बच्चों का पेट भरता है, लेकिन पढ़ाई तो बंद हो गई है। अर्चना ने बिना देर किए उसका हाथ थामा। तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी, और तुम्हारी कमाई भी सिर्फ खेत की मजदूरी पर नहीं टिकेगी। रीमा चौंकी। मतलब ये कि अब से तुम सिर्फ कुलदीप की विधवा नहीं, उसकी ताकत बनोगी। कल सुबह 9 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें एक नई राह पर ले जाऊंगी। रीमा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी उम्मीद झलकने लगी। अगले दिन अर्चना कुलदीप की पत्नी और बच्चों को अपनी कार में बैठाकर निकल पड़ी। अर्चना की गाड़ी गांव के एक सिरे पर रुकी, जहां एक सिलाई सेंटर चलाया जा रहा था। कपड़े सिलने की ट्रेनिंग, डिजाइनिंग और काम सीखने की पूरी व्यवस्था। अर्चना ने रीमा को वहां दाखिल कराया। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन हुनर उससे भी ज्यादा। उसने रीमा से कहा, तुम सीखोगी और मैं तुम्हारे लिए खुद की दुकान खोलूंगी, ताकि तुम किसी पर निर्भर नहीं रहो, ना मुझ पर।
ना इस दुनिया पर। रीमा की आंखें भर आई, लेकिन अब उनमें डर नहीं, आत्मबल था। वक्त बीतता गया, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने। रीमा ने मेहनत से सब कुछ सीखा, कपड़ों की सिलाई, डिजाइनिंग, कटिंग, और धीरे धीरे उसका हाथ ऐसा सधा कि सेंटर की टीचर तक कहने लगी, आपका काम तो अब बाजार में बिकने लायक हो गया है। इसी बीच अर्चना ने बच्चों का नाम पास के एक अच्छे स्कूल में लिखवा दिया। किताबें, बैग, यूनिफॉर्म, फीस सब अर्चना ने खुद करवाया। ये कोई एहसान नहीं है, ये उसका कर्ज है जो उसने मेरे बचपन में मुझ पर किया था। अर्चना बार बार यही दोहराती। जब ट्रेनिंग पूरी हुई, अर्चना ने रीमा के लिए उसी गांव में एक सुंदर सा सिलाई सेंटर खोल दिया। ये तुम्हारा है। उसने दुकान की चाबी रीमा के हाथ में दी। अब तुम किसी के खेतों में नहीं, अपनी पहचान में काम करोगी। कुछ ही महीनों में रीमा की दुकान में ऑर्डर आने लगे। शादी के लहंगे, कढ़ाईदार कुर्तियां, गांव की औरतों के ब्लाउज। अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ 3 और लड़कियां काम करने लगी थी। रीमा अब आत्मनिर्भर थी और बच्चों की कॉपी में अब खाली पन्ने नहीं, भविष्य के सपने लिखे जाने लगे थे। एक दिन रीमा हाथ में पैसे लेकर अर्चना के पास आई। ये कुछ बचाया है, ले लो। अर्चना ने उसकी हथेली बंद करते हुए कहा, ये मत भूलो रीमा, ये तुम्हारे पति का कर्ज था, मैंने सिर्फ चुकाया है। ये पैसा अब तुम्हारे बच्चों का है, इसे उन्हीं के सपनों के लिए बचाकर रखना। रीमा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर वो सुकून था जो किसी नई जिंदगी की शुरुआत के बाद ही आता है। गांव में अब एक बदलाव दिखने लगा था। जहां पहले कुलदीप के घर की दीवारें चुप रहती थी, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती थी। रीमा का सिलाई सेंटर चल पड़ा था। बड़े बड़े घरों की औरतें अब उसके डिजाइन के कपड़े पहनने लगी थी। और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। एक दिन अर्चना के पति अमित ने पूछा, आजकल तुम गांव की तरफ अक्सर जाती हो, वहां कोई जमीन या बिजनेस का काम है क्या? अर्चना कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई, नहीं, वहां बस एक रिश्ता है जो मैंने आज तक नहीं तोड़ा। अमित ने हैरानी से पूछा, रिश्ता? कैसा रिश्ता? और तब पहली बार अर्चना ने कुलदीप की कहानी अमित को बताई। कैसे एक बकरी चराने वाले मासूम लड़के ने बचपन में उसकी मदद की थी, कैसे उसने अपने हिस्से की मार खाकर भी एक दोस्ती को निभाया था, और कैसे वो अब उस दोस्त की याद को जिंदा रख रही है, उसकी पत्नी और बच्चों के जरिए। अमित चुप रह गया। कुछ देर बाद उसने अर्चना का हाथ पकड़कर कहा, तुमने तो वो कर दिखाया जो अक्सर लोग सिर्फ सोचते हैं। मैं तुम पर गर्व करता हूं अर्चना। उस दिन के बाद से अमित भी अर्चना के साथ कभी कभी गांव जाने लगा। उन बच्चों को कॉमिक्स लाकर देता और स्कूल के रिपोर्ट कार्ड देखकर मुस्कुराता। अर्चना जब भी गांव जाती, दोनों बच्चे दौड़ते हुए दरवाजे तक आ जाते। अर्चना दीदी आ गई। कभी वो उनके लिए नए जूते लाती, कभी स्कूल बैग, कभी उनके होमवर्क में मदद करती, कभी रीमा के सेंटर के लिए नए कपड़े। कुलदीप की तस्वीर अब भी दीवार पर थी, लेकिन अब उसमें उदासी नहीं थी। उस तस्वीर के नीचे रखे दिए हर दिन जलते थे, और हर बार जब अर्चना उसे देखती तो आंखें भीग जाती थी, लेकिन होठों पर मुस्कान होती थी। एक दिन स्कूल में दोनों बच्चों की पुरस्कार वितरण सभा थी। अर्चना और अमित दोनों वहां गए। बेटा अविनाश जब स्टेज पर पहला इनाम लेने गया तो मंच से नीचे आते हुए उसने बस एक ही बात कही, ये अवार्ड मेरी आंटी के लिए है, क्योंकि अगर वो न होती तो मैं स्कूल में भी न होता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और अर्चना की आंखें फिर से भीग गई। वो नीचे बैठी कुलदीप की तस्वीर को मन ही मन देख रही थी। देख कुलदीप, तेरे बच्चे अब झुकते नहीं और तेरी दोस्ती अब कहीं खोई नहीं। रीमा अब अपने पैरों पर खड़ी थी। बच्चे अब पढ़ने के साथ साथ सपने भी देखने लगे थे। और अर्चना, उसने वो सुकून पा लिया था जो किसी बैंक बैलेंस, किसी बिजनेस डील में नहीं मिलता। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां कोई पुराना रिश्ता हमारे होने का मतलब बना देता है। और अर्चना के लिए वो रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं था, वो एक इंसानियत का फर्ज था।
जो आज पूरा हो चुका था। और अब सवाल आप सबसे, क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान की मदद की है जिसने बदले में कुछ मांगा नहीं, लेकिन आपकी आत्मा से हमेशा जुड़ा रहा? या क्या आपकी जिंदगी में भी कोई कुलदीप आया है जिसकी याद आज भी दिल में धड़कती है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि शायद आपकी कहानी भी किसी के जख्म भर दे। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल सच्ची कहानियां बाय RK को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें उस दोस्त के साथ जिसे आप आज भी दिल से याद करते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, एक और रिश्ता, एक और सफर, एक और एहसास के साथ। जय हिंद, जय इंसानियत।